कोरोना के केस घटे लेकिन खतरा बरकरार। देश में कोरोना की रफ्तार काबू में। कोरोना से मौतों का आंकड़ा अभी भी नहीं थमा। लगातार दूसरे दिन नए संक्रमितों का आंकड़ा 1 लाख से कम रहा। वेंटिलेटर्स पर भर्ती मरीजों की रिकवरी में बढ़ोतरी नहीं। मरुधरा में 529 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, 32 की मौत। राजस्थान में अनलॉक 2.0 के तहत मिली ज्यादा छूट। मरुधरा में छूट के बाद दिखी लोगों की लापरवाही। केस कम, खतरा हरदम। स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। देखिए, मई के महीने में WHO ने यह साफ कर दिया कि भारत में जिस तरह से कोरोना के आंकड़े आ रहे हैं वो बेहद भयावह है, लेकिन अभी भी वो सही तस्वीर खतरे की ये आंकड़े नहीं दिखा पा रहे हैं। अब जब 1 लाख से कम केसेस सामने आना शुरू हुए हैं, उसके लिए भी कहा जा सकता है कि जरूरी नहीं है कि ये सही तस्वीर हो, क्योंकि आंकड़े हैं। आंकड़ों का क्या, जब तक एक भी व्यक्ति संक्रमित है, आप विश्वास मानिए कोरोना की चेन दोबारा बन सकती है। ऐसे में एक भी व्यक्ति अगर संक्रमित है देश में, तो फिर देश में कोई भी उस वक्त सुरक्षित नहीं होगा। इस बात को समझने की जरूरत है। प्रदेश में हालात में कुछ बदलाव आए हैं, कुछ छूट मिली है, अनलॉक 2.0 एक्टिव हुआ है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम दिमाग पर लॉक लगाएं और लापरवाही को भी अनलॉक कर दें। आज चर्चा के लिए मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं, आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। डॉक्टर नवीन दत्त, एडिशनल प्रोफेसर पल्मोनरी विभाग, एम्स जोधपुर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सर, स्वागत है आपका। और डॉक्टर विकास राज पुरोहित जी, कोविड नोडल अधिकारी हैं MDM अस्पताल के, वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर विकास राज पुरोहित, आपका भी स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। डॉक्टर विकास, आपसे ही शुरुआत करना चाहता हूं। देखिए, जो चीज मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है, मुंबई में हमने एक लेडी डॉक्टर को रोते देखा जिनका वीडियो वायरल हुआ। उसके बाद में प्रदेश में कोविड फैसिलिटीज में काम कर रहे डॉक्टर्स को लेकर एक प्रोग्राम लेकर आया था, जिसमें वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे। उनमें से एक डॉक्टर ने बताया कि एक बच्चे को हमने खो दिया, 19-20 साल का बच्चा। वो सिर्फ इसलिए कोरोना संक्रमित हो गया क्योंकि वो ऐसे हालात में भी पार्टी करने चला गया। कहने का मतलब यह है कि कुछ चीजों पर तो लगाम लगाना बेहद जरूरी है, क्योंकि एक भी व्यक्ति अगर संक्रमित बच जाता है तो कोरोना की चेन दोबारा बन सकती है। भले ही अभी जो आंकड़े हमें दिए जा रहे हैं हम उन्हीं को सच मान ले तो भी। सर कि अभी खतरा टला नहीं है, हालांकि आंकड़ों में कमी आई है, पर वायरस अभी भी एनवायरनमेंट में, वातावरण में, इवन मरीजों में विद्यमान है। तो वो उसको अगर कहीं भी अच्छा वातावरण मिलेगा, एक होस्ट मिलेगा, पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन का मौका मिलेगा, तो वो निश्चित रूप से स्प्रेड होगा। इसलिए अभी हमें सावधानियों का स्तर बिल्कुल वही रखना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो हमारा क्रिटिकल लेवल जो हमने एक मेंटेन कर रखा था, हमारी जो गाइडलाइंस को फॉलो करने का, मैं आम जनता को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सरकार द्वारा, वैज्ञानिकों द्वारा और डॉक्टर्स द्वारा जो भी गाइडलाइंस दी गई उनका अच्छा फॉलो किया, अच्छा उनको माना, तभी ये आंकड़ों में कमी आई है। पर अभी हमें सावधान और रहने की जरूरत है और उन्हीं गाइडलाइंस को अभी भी फॉलो करने की जरूरत है। बिल्कुल, क्योंकि तीसरी लहर की आशंका लगातार बनी हुई है। डॉक्टर विकास, एक सवाल और आपसे कि कोरोना के कई प्रकार के वेरिएंट्स हैं,
जब चीजें अनलॉक होंगी, देश भर में मान लीजिए चीजें अनलॉक होती हैं, विदेशों से भी लोग आना चालू कर देंगे, या यहाँ के लोग जो विदेशों में जाते हैं उनके परिवार वालों से मिलने के लिए, घूमने फिरने के लिए, वो भी चालू हो जाएगा। तो उसके बाद अब न जाने कौन सा नया वेरिएंट आ जाए, क्योंकि वायरस अपने आप को तेजी से बदल रहा है। हम उतना तेजी से सचेत नहीं हो रहे हैं जितनी तेजी से वायरस अपने आप को बदल रहा है। हमें उतना ही सचेत और स्ट्रांग भी होना है, क्योंकि देखिए वायरस अपना स्ट्रेन बदल रहा है, वायरस रेजिस्टेंट हो रहा है, वायरस नए नए अपने सिम्टम्स में परिवर्तन ला रहा है, वायरस ड्रग से कम अफेक्टेड हो रहा है, वायरस की स्प्रेड होने की संभावना, वायरस अपनी वृद्धि कर रहा है। तो उसी को कंपैरिजन में रखते हुए जो हम हैं, डॉक्टर्स हैं या जो आम आदमी है, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, उनको भी उसी स्पीड पे कोप अप करना पड़ेगा। हमें उसी जो हमारी सतर्कता का स्तर भी हमें बढ़ाना होगा। हमें दवाइयों को भी नई रिसर्च करनी होगी, हमें उसको रोकथाम करने के लिए जो उपाय है उनको स्ट्रिक्ट फॉलो करना पड़ेगा, तभी हम इसकी बराबरी कर सकते हैं। क्योंकि निश्चित रूप से जो नया स्ट्रेन लेता है वायरस, तो निश्चित रूप से अपने अच्छे के लिए सोचता है। इट बिकम्स बेटर देन द प्रीवियस वन। बेटर का ये मतलब है कि अपने लिए तो वो बेटर है, लेकिन हमारे लिए अच्छा नहीं है। वो संक्रामक ज्यादा हो जाता है, उसके लिए उसके जो ऑर्गन्स के डैमेज होने की जो करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, उसकी जो दवाइयों से मरने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो जिस प्रकार से वायरस संघर्ष कर रहा है अस्तित्व के लिए, हमें भी संघर्ष करने की जरूरत है। हमें ज्यादा सजग और सतर्क रहने की जरूरत है, और वैक्सीनेशन का जो ड्राइव है उसको हमें फॉलो करना चाहिए। वैक्सीनेशन और गाइडलाइंस को फॉलो करके दो तरीकों से ही हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं। आप मेरे साथ रहें डॉक्टर नवीन। अब मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों को एक बात यहाँ पर कहना चाहता हूं। मैं बार बार मैंने इस बात को दोहराया है कि लोगों को समझना होगा, आप चाहे जिस फील्ड से हैं, आपके लिए वीकली ऑफ हो सकता है, आपके लिए छुट्टी हो सकती है। बीच में जब अनलॉक के प्रोसेस से देश गुजर रहा था, आप अपने परिवार वालों से भी मिलकर आए होंगे, लेकिन एक बार आप डॉक्टर्स का इमेजिन कीजिए। जब से कोरोना देश में आया है उसके बाद से डॉक्टर्स लगातार सतत डटे हुए हैं। उनकी भी एक कैपेसिटी है, हम उस कैपेसिटी को टेस्ट न करें, इस बात को समझने की बेहद ज्यादा जरूरत है। क्योंकि अल्टीमेटली जाना आपको डॉक्टर्स के पास है इलाज के लिए, और अगर आपको व्हाट्सएप पर किसी तरह के इलाज के देसी नुस्खे बताए जा रहे हैं तो सावधान रहें, उनको फॉलो ना करें। यह भी बेवकूफी में ही शुमार करेगा। जैसे बिना बात के लिए घर से सिर्फ सिगरेट खरीदने में निकल जाऊं या सिर्फ गुटखा खरीदने निकल जाऊं, जैसे रीजंस सोशल मीडिया पर वायरल हुए, तो उसके बाद ये विश्वास मानिए कि उनमें से कुछ लोग अस्पताल में भी नजर आए। डॉक्टर नवीन, मैं आपके पास आ रहा हूं। हमें अपने गार्ड्स डाउन नहीं करना है, ये बात पानी की तरह एकदम साफ है। और लेकिन एक बात और पानी की तरह साफ है, कोरोना से तो हमें डॉक्टर्स ही बचाएंगे ना, और तो कोई बचा नहीं सकता। तो जब हम कड़ाई से सारी चीजों का पालन करें तो यह भी याद रखें कि जरूरत पड़े तो डॉक्टर्स के पास जाएं। भाई घर में कोई नीम हकीम आके तो सुधारेगा नहीं हमें। बिल्कुल, ये आपने एक बिल्कुल सही पॉइंट रेज किया है। क्योंकि कोरोना के अंदर क्या है कि इनिशियल जो शुरू में टाइम था कोविड में, उसमें ट्रीटमेंट का पता नहीं था, लेकिन उसके बाद में अभी वर्ल्ड वाइड जो ट्रीटमेंट की मॉडलिटीज है वो ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म है। और वो जो ट्रीटमेंट डिसाइड हुआ है वो रिसर्च के बेसिस पे हुआ है कि कौन सी दवाई काम करती है, कौन सी नहीं करती है। और क्योंकि कोई भी दवाई उसके साइड इफेक्ट होते हैं, तो अननेसेसरी कोई दवाई देना मतलब उसका कुछ फायदा नहीं होगा, नुकसान होने का चांस रहता है। तो अगर किसी को कोई भी डाउट लगे तो अपने डॉक्टर से बात करके उसके बाद ही दवाई लें, अदरवाइज वो नुकसान करने का चांस रहेगा और फायदा उसका कुछ होगा नहीं। तो ऐसी दवाई लेने से मतलब सोसाइटी में भी नुकसान ही होगा। तो पहली बात तो ऐसे भ्रामक जो मैसेज वगैरह है उनके ऊपर ज्यादा यकीन ना करें। देखो, लाइफस्टाइल सुधारना अच्छी बात है, लाइफस्टाइल सुधारना, अपना घर का खाना पीना, बाहर कम निकलना, मास्क पहनना, ये इंपॉर्टेंट एडवाइस है, ये सभी के लिए हर चीज में लागू करती हैं। तो इनको फॉलो करने में हमें किसी मैसेज की जरूरत नहीं है ना। अच्छा खाना पीना, एक्सरसाइज करना, इसके सिवा लेकिन अगर हम कोरोना के लिए कोई भी स्पेसिफिक दवाई लेते हैं तो अपने डॉक्टर से बात करें, उसके बाद ही लें। और एक बात और मैं यहां पर जोड़ना चाह रहा हूं डॉक्टर नवीन, हम ठीक है कि अब स्टडीज हुई हैं और सारी चीजें हैं, एक पैटर्न इलाज का डेवलप किया गया है, लेकिन हमने देखा कि पिछले साल एक क्लियर कट सिम्टम्स का ग्राफ था कि इस तरह के सिम्टम्स आने पर हमें, लेकिन अब फिर एसिम्टोमेटिक टर्म आया,
अभी स्थिति ये है कि ये पकड़ पाना कि कोई कोरोना संक्रमित हुआ है बहुत मुश्किल हो चला है, वो भी ऐसे दौर में जब जांच रिपोर्ट भी कायदे से उतनी एग्जैक्ट नहीं आ पा रही है। ऐसे में हर एक चीज बहुत ज्यादा नपे तुली होनी चाहिए, बिल्कुल तलवार की धार पर चलने जैसी स्थिति है अभी भी। बिल्कुल, और खासकर अगर कोई भी सिम्टम आता है नया तो एक बार अपने डॉक्टर से बात कर लें, क्योंकि हर बार अगर नेक्स्ट वेव आएगी कोई जरूरी नहीं है जो हम सेकंड वेव में सिम्टम देख रहे हैं उसी तरीके से आए, है ना, हो सकता है थोड़ा सा कुछ चेंज भी हो। तो सबसे अच्छी बात यही होगी, क्योंकि अगर मान लो मैं छाती का डॉक्टर हूं तो छाती की चीजें मुझे जैसे ही होंगी मुझे पता लग जाएंगी। तो अगर कोई मुझे छाती के सिम्टम की बात करेगा तो मैं अंदाजा लगा पाऊंगा कि कितना चांस है कि कोविड हो सकता है या चांस है या नहीं। इसी तरह अगर किसी को पेट में दर्द होता है तो जो पेट के डॉक्टर से बात करेंगे, तो आप जिस तरह के आपको लक्षण लग रहे हो उसी तरह के डॉक्टर से बात करेंगे तो ही विल बी गुड, मतलब वो आपको अच्छे से बता पाएंगे कि इसमें कोविड के चांस हैं या नहीं और आगे इसके बाद क्या कदम अगला लेना है। और एक बार फिर मैं अपने दर्शकों से ये कहना चाहता हूं कि देखिए, मैं आपको यहां पर डराने के लिए बिल्कुल नहीं आया हूं, लेकिन जो भी वस्तु स्थिति है, जो भी सही स्थिति है, वो आपको मैं बताने आया हूं और उसी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे ये दोनों गेस्ट। डॉक्टर विकास, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, अगर केस बिगड़ा है तो फिर वो काफी हद तक बिगड़ा है, बिगड़ता चला गया है, वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ी है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी है और उसमें रिकवरी रेट अभी बहुत कम है। ऐसे में ये स्थितियां न बिगड़े और उसके बाद उसकी रिकवरी का परसेंटेज न सुधर रहा हो, ये बात लोग समझें और डरें तो ही बेहतर है। इस पिक्चर को आप ज्यादा अच्छे से क्लियर कर पाएंगे डॉक्टर विकास। जी जी बिल्कुल। देखिए सर, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम केसेस वही बिगड़े हुआ है। मैं आईसीयू भी देखता हूँ, क्रिटिकल केयर यूनिट देखता हूँ कि जो लोगों ने करीब 10 अपने इनिशियल सिम्टम्स को इग्नोर किया। होता क्या है सर कि सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं और डिजीज तो इंक्यूबेशन पीरियड से ही शुरू हो गई है और शरीर में इफेक्ट भी डालने लगी है, लेकिन उसको किसी और चीजों से जोड़ा जाता है कि मैंने कल ठंडा पानी पी लिया था इसलिए मेरा गला खराब है, या मैं एसी में सो गया था इसलिए मेरा गला खराब है। दे टेक द सिम्टम्स वेरी माइल्डली और 5-6 दिन बाद, 7 दिन बाद जब सीरियसनेस बढ़ जाती है, सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है, तो वो वायरेमिया वाला फेज तो निकल गया जब ट्रीटमेंट होना चाहिए था उसका, और वो आ रहे हैं अब पोस्ट वायरेमिया फेज में। अब लंग्स पे, किडनी पे, हार्ट पे, ब्रेन पे, इन पे अफेक्ट हो गया है। तो अब वो जब दिखाते हैं उसके बाद टेस्ट करवाते हैं, 2 दिन टेस्ट रिजल्ट आने में वेट करते हैं। तो इन सब बातों को ना देख के यदि सिम्टम्स आ रहे हैं किसी भी तरह के, जैसे पैंडेमिक कोई होता है सर, तो उसमें ये कहा जाता है कि कोई भी सिम्टम को एटलीस्ट एक बार कोविड के दृष्टिकोण से देख लेना चाहिए। नहीं, लेकिन सर देखिए, ये तो बड़ी अर्बन टॉक हो गई सर। इसमें हम अभी रूरल पोर्शन को तो कवर ही नहीं कर रहे हैं। एसी या ठंडा पानी। हमारी एक सहयोगी थी अनीता सिंह, अच्छी पत्रकार थी, कल हमने उनको खो दिया और वो वेंटिलेटर पर ही थी और इसीलिए मैंने कहा कि केसेस बिगड़े तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो व्यक्ति लौट के आएगा। अनीता सिंह नहीं लौटी वेंटिलेटर से और हम सब उसे लेकर दुखी भी हैं और इसीलिए ये बात ज्यादा विचलित करने वाली है कि अर्बन सेक्टर को तो आप समझा लेंगे ये बात, चैलेंज तो रूरल सेक्टर है, गांव का गांव बीमार पड़ा है। जी बिल्कुल। गांव में भी देखिए सर, वायरस तो अर्बन और रूरल को डिफरेंशिएट नहीं करेगा, है ना। और जैसा कि कह रहे हैं कि अर्बन में इम्यूनिटी अच्छी थी, गांवों में कम थी, इस बार वो भी गलत धारणा साबित हो गई है कि वायरस ने जिसको इन्फेक्ट किया है और जिसमें जेनेटिकली और रिसेप्टर के जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर वो कहीं डिफरेंट है तो वायरस का प्रभाव कम है और यदि रिसेप्टर ज्यादा है तो वायरस का प्रभाव ज्यादा है। तो मैं ये मानता हूँ कि सरकार ने भी इस बार जो ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी हमारी CHCs हैं उन सबको कोविड केयर सेंटर्स में कन्वर्ट कर दिया है। और मैं टेलीमेडिसिन का और उपयोग इसमें बढ़ सकता है कि एक 24/7 जो टेलीमेडिसिन के सेंटर्स हैं, टेली कोविड सेंटर्स हैं, वो चले और हर आदमी अपने सिम्टम्स के इनिशियल डेज में यदि रेस्ट कर ले, अच्छा डाइट ले ले, कुछ दवाइयां जो उपलब्ध है वो जो गाइडलाइन के अनुसार ले लें, तो निश्चित रूप से 90% से ज्यादा लोगों को इसमें गंभीर होने तक नहीं पहुंचना पड़ेगा। लेकिन यदि इनिशियल सिम्टोमेटोलॉजी को इग्नोर किया गया, हमने पूरा ट्रेन किया है, हमारी जो बेसिक आंगनवाड़ी से लेके सब सेंटर से लेके PSC से लेके सब हर लेवल तक पूरा हमारा जो IEC मटेरियल है, जो हमारी ट्रेनिंग्स है कि कोविड कैसा होता है, कोविड के लक्षण कैसे होते हैं, गंभीर रोगी कौन से होते हैं, उनका कैटेगराइजेशन कैसे किया जाए, तो यदि उनको मिलना पड़ेगा
वो डोर टू डोर सर्वे भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टर्स या जो हेल्थ सेक्टर है और जो आम जनता है उनके बीच का जो सामंजस्य है, जो कम्युनिकेशन है, जो मेल मिलाप है वो बढ़ जाए। हर छोटी से छोटी बात को वो डिस्कस करें। हम अपनी सिम्टोमेटोलॉजी को, जैसे मान लो कल कैसा था और आज कैसा है, कल बुखार था आज बुखार नहीं है, या आज सांस लेने में दिक्कत है कल नहीं थी। छोटी बातें भी अपने क्लिनिशियन से, अपने नर्सिंग स्टाफ से, अपनी आंगनवाड़ी की सहायिका से बात करें, कम्युनिकेट करें, तो निश्चित रूप से उनमें से हम सीरियस लोगों को जल्दी लेवल पे डिटेक्ट कर पाएंगे और उनको गंभीर जाने से रोक पाएंगे। ठीक है डॉक्टर नवीन, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, हम रूटीन में पिछले 1 साल से कह रहे हैं हाथ धोइए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, मास्क पहनिए, हो सके तो ग्लव्स पहन लीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जिस तरह से कोरोना बदला है और हालात बदले हैं, पहले ये थी कि भाई आसपास आने से फैलेगा, फिर हुआ कि कोरोना तो हवा में है। अब तमाम तरह की बातें या तो वाया रिसर्च आती है या वाया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आती है, कुछ लोगों की मनगढ़ंत भी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, सेफ्टी प्रिकॉशंस में अब कुछ और भी चीजें तो ऐड होनी चाहिए ना, कुछ और भी तो चीजें ऐड हुई होंगी। सेफ्टी प्रिकॉशन में कुछ भी नया नहीं ऐड हुआ है, बल्कि हमें ये पता लगा कि हाथ जो हम धो रहे थे, सब्जियां धो रहे थे, उसका उतना ज्यादा रेलेवेंस नहीं है ना। तो अभी बल्कि कॉन्सेंट्रेटेड हमें मास्क पहनना और कम से कम बाहर निकलना और लोगों से इंटरेक्शन, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, ये 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हमें इनका ध्यान रखना है। नई कोई भी हमारे पास ऐसी नई चीज नहीं आई है जिससे हम रोक पाए, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट अभी भी है कि आपको मास्क हर टाइम, आप चाहे घर से बाहर निकले, कहीं भी जाए, चाहे 2 मिनट के लिए साथ में दुकान से सामान लेने के लिए जा रहे हो, मास्क हर टाइम। और नाक के नीचे मास्क रहने का मतलब है मास्क नहीं पहना हुआ आपने, है ना, वो प्रोटेक्शन नहीं देगा। तो सबसे ज्यादा मतलब हमें ज्यादा चीजें करने की जरूरत नहीं है, हमें थोड़ी सी चीजें करनी है, पर वो रिलीजियसली करनी है, बिल्कुल उसको हमें हर टाइम करना है। तो मतलब समझ लीजिए यही धर्म है और इसी धर्म का पालन करना है, क्योंकि धर्म में फिर इधर उधर की तो कोई गुंजाइश होती नहीं है। मैं लेकिन एक चीज और डॉक्टर नवीन आपसे पूछना चाहता हूं कि जब हम तमाम तरह के रूटीन सिम्टम्स की बात करते हैं जो कोविड-19 में रिजल्ट हो सकते हैं, लेकिन क्या अब तक की अभी पिछले 1-1.25 साल में ऐसा कोई सिम्टम रहा जो वैसे तो डायरेक्टली शो नहीं कर रहा था कि ये कोविड-19 की तरफ जाता महसूस हो रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि ये सिम्टम भी अगली बार हमें सीरियस लेना पड़ेगा, हो सकता है इट मे रिजल्ट टू कोविड-19 या कोरोना? देखिए, शुरू में जो गंध ना आना, खाने का टेस्ट नहीं आना, ये सिम्टम आए थे, है ना। थोड़े दिन बाद पता लगा कि इसकी अच्छी एसोसिएशन है कोविड के साथ। लेकिन ये मैं आपको फिर बताना चाहूंगा, मतलब एक वेव के सिम्टम को जरूरी नहीं है कि दूसरी वेव से मिले। हो सकता है हमें तीसरी वेव में बिल्कुल नए सिम्टम भी देखने को मिल जाए। तो मतलब ज्यादा एक बुखार ऐसा सिम्टम है जो किसी भी, अगर ज्यादातर प्रेजेंटेशन में आता है, अगर बुखार किसी को भी आया तो कोविड सस्पेक्ट करना ही करना है ना। उसको हम ठंडे पानी से या सर्द गर्म होगी उसकी वजह से, किसी और वजह से ना लगाएं। और बुखार आता है या कोई भी आपको नया सिम्टम आता है, ज्यादा अच्छा है, आजकल टेलीमेडिसिन का जमाना है, आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, अपने डॉक्टर से एक बार बात कर लें कि ये सिम्टम है और हमें कोविड का चांस है या नहीं है। सर लेकिन फिर देखिए ना, टेलीमेडिसिन, मुझे एक्चुअली चिंता इसी बात की है। एक बार फिर हम अर्बन टॉक पर चले गए। हम जब हमें ये लगता है कि हमें रूरल सेक्टर को भी कवर करना है, उनके लिए तो स्मार्टफोन ही बड़ी चीज है। कई जगह तो मोबाइल नेटवर्क ही नहीं है, वो जिस डिजिटल गैप से जी रहे हैं उनके लिए भी हमें कुछ ना कुछ अवेलेबिलिटी या चीजें सोचनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर वो अपनी डे टू डे लाइफ में लौटे उसी तरीके से, उसी फोर्स के साथ जैसा वो 2 साल पहले रहा करते थे, तो अब जब कोरोना गांव में पहुंच चुका है और शहर थोड़ा सा अपने आप को सावधानी की वजह से रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, लेकिन फिर आना जाना तो शुरू हो ही गई। डॉक्टर नवीन? हाँ, तो देखिए वो अलग से नहीं है एक्चुअली। कोरोना गांव में अलग तरह प्रेजेंट करेगा और शहर में अलग तरह प्रेजेंट नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। हम मतलब बुखार एक ऐसा सिम्टम है जो किसी को भी आए तो, खांसी जुकाम है किसी को भी आ रहा है तो कोरोना टेस्ट कराना है। उसके बाद मतलब शहर और गांव में हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, हमें हमारी जरूरतें अलग हैं, लेकिन
हमें उन जरूरतों का अलग दिशा में पूरा करना पड़ेगा। हमें टेलीमेडिसिन की हेल्पलाइन बनानी पड़ेगी कि आप फटाफट कॉल करें और आप पूछ सकें, है ना। लेकिन अगर हम गांव के दृष्टिकोण से अगर कहें कि अगर आपको मतलब ये हो तो दिखा लें, वो मतलब हो सकता है कि हम वो एक ठीक नॉलेज ना दे रहे हैं उनको, और वो हो सकता है आने वाले टाइम में उसकी जरूरत ना रहे। वो मेरे ख्याल से जैसे ही थर्ड वेव आएगी तो वो धीरे धीरे पता लगने लग जाएगा कौन कौन से सिम्टम हैं। हम इस टाइम पे यानी लेस सब्सटेंशिएटेड अगर एविडेंस दें अगर या कुछ स्टेटमेंट दें, उसका शायद कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, और ये बात तो समझनी जरूरी है ही कि तीसरी लहर की आशंका इतनी गहरी है कि कम ही चांसेस हैं कि वो शायद न आए। लेकिन देखिए जितने भी चांसेस हैं अगर हम उसको कैश कर ले गए तो हो सकता है तीसरी लहर न आए। एक और बात है वैक्सीन। देखिए वैक्सीन आपको लगवाना है, क्योंकि वैक्सीन आप लगाते हैं तो मैं आपको ये तो नहीं कह रहा हूं कि आपको 100% गारंटी है कोविड-19 नहीं होगा, लेकिन मैं आपसे ये जरूर कह रहा हूं कि कम से कम आपके कोविड पॉजिटिव होने के 70% से ज्यादा चांसेस को वो कम कर सकता है। इसीलिए वो एक जरूरी हथियार है, इसे अपनाना पड़ेगा, वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। जो कोई भी दर्शक देख रहे हैं और वैक्सीन नहीं अब तक लगवाए हैं, मैं उनसे ये अपील कर रहा हूं कि विश्वास मानिए, डॉक्टर्स भी लगातार ये कह रहे हैं, सरकारें भी कह रही हैं, जैसे ही मौका मिले और जैसे ही अवेलेबिलिटी हो वैक्सीन जरूर लगवा लें। एक बार फिर डॉक्टर विकास मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए एक होती है लापरवाही और एक होती है विशुद्ध बेवकूफी। लापरवाही से कोविड-19 से आप संक्रमित हो गए, ये एक डिफरेंट चीज है, लेकिन आप अपनी बेवकूफी से कोविड-19 संक्रमित हो गए, ये एकदम डिफरेंट ही सिनेरियो है। पिछले कुछ समय में या पिछले 1-1.25 साल में क्या आपने ऐसी कोई चीज को डील किया जो आपको लगता है कि ये तो बेवकूफी थी? चलिए लापरवाही तो एक बार मैं समझ सकता हूं, लेकिन ये बेवकूफी थी और मैं चाहता हूं कि ये बेवकूफी कोई और ना दिखाए। डॉक्टर विकास। उससे पहले हाँ बिल्कुल, मैं एक बात उससे पहले ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे मास्क लगाना, हैंड सैनिटाइज करना, और जो एक तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि क्लोज्ड स्पेसेस और गैदरिंग्स को अवॉइड करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कि अगर क्लोज स्पेस में अगर आप मास्क भी लगा के बैठेंगे तो इतना घनत्व वायरस का बढ़ जाता है सर कि उसमें इन्फेक्टिविटी उसकी बढ़ जाती है। और पिछले आपने देखा होगा न्यूज़पेपर वगैरह में और आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी ज्ञात हुआ होगा कि बहुत सारे केसेस शादी के जो गैदरिंग्स थी या कोई उत्सव था या कोई मेला था या कोई डेथ थी, उस पे जो लोग इकट्ठे हुए उनमें मोर्टेलिटी वाज वेरी हाई, है ना। कुछ हमारे जो रिलीजियस गैदरिंग्स थी उनमें भी मोर्टेलिटी बहुत हाई थी। तो मैं एक तो ये निश्चित रूप से मैं श्योरिटी के साथ ऐड करना चाहूंगा कि क्लोज गैदरिंग्स और क्लोज स्पेसेस को अभी जब तक वायरस का बहुत निम्न स्तर नहीं हो जाता, इनको तो 100% हमें अवॉइड करना पड़ेगा। क्योंकि क्लोज स्पेसेस में जैसे कि आपने बताया कि रिसर्च में अब ये वायु से भी फैल रहा है, तो उसका मतलब यही है कि केवल ड्रॉपलेट की बात नहीं है, नाउ इट कैन स्प्रेड इन एयर ऑल्सो, इट कैन सर्वाइव इन एयर ऑल्सो। तो ये केवल खांसी और छींकते वक्त ही नहीं, ये नॉर्मली श्वास लेते वक्त, बोलते वक्त, ये जैसे आप एक साइलेंट रेस्पिरेट कर रहे हैं तो आपका वायरस ट्रांसमिशन कम होता है, लेकिन अगर आप चिल्ला रहे हैं, आप जोर से बोल रहे हैं, आप खांस रहे हैं, तो इट कैन स्प्रेड अप टू मीटर्स। तो ये यही है कि हवा में संक्रमण का जो मतलब है वो यही है कि ड्रॉपलेट की बजाय वायरस हवा के थ्रू भी ट्रांसमिट हो सकता है। और मैं यही कहूंगा कि बेवकूफी तो यही थी कि गैदरिंग्स में गए बीमार हुए, मेले में गए बीमार हुए, है ना। देखिए इसी बात पर देखिए मैं क्लोजिंग करना चाहता हूं, लेकिन इसी बात पे जो आपने कहा उसी पर एक चीज जोड़ते हुए मैं क्लोज करूंगा कि समारोह हो या जश्न हो या धार्मिक गैदरिंग हो या चुनावी रैलियां हो, आप विश्वास मानिए सब शुभ मुहूर्त ढूंढते हैं। और जिस वक्त देश एक महामारी के दौर से गुजर रहा हो उस वक्त शुभ मुहूर्त क्या है? कोई मुहूर्त शुभ नहीं है। सारे मुहूर्त सिर्फ ये कह रहे हैं कि सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें। अनलॉक 2.0 चालू हुआ है, अपने दिमाग को हम ताला ना लगा दें, दिमाग को लॉक ना कर दें और निकल पड़े बाहर, ये नहीं करना है। सावधानी अब भी उतनी ही जरूरी है जितनी कि जनता कर्फ्यू जो पिछले साल एक दिन का लगा था उससे पहले जरूरी थी, आज भी उतनी ही जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विकास, डॉक्टर नवीन, आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही। याद रखें केस कम हुए हैं, खतरा हरदम उतना ही बना हुआ है। नमस्कार।